गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो 5th चैप्टर है जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियाँ, आज इसकी 2nd यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा इस चैप्टर की जो 2nd यूनिट है वो है डिफेक्शन, इट मीन्स दल बदल। तो बेटा दल बदल का मतलब क्या होता है और दल बदल के बारे में किस तरह विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और इसके जो कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के जो उपाय हैं या फिर इसके प्रति जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखो बेटा, दल बदल का साधारण शब्दों में क्या अर्थ होता है? किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाना क्या कहलाता है? दल बदल। ये तो हो गई बेटा हमारे साधारण शब्दों में परिभाषा। लेकिन आइए अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं और इसको समझाते हैं। दल बदल का अर्थ सरल शब्दों में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को बदलना है। इसका अर्थ बताते हुए लोकसभा के सेवानिवृत्त सचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप का कहना है, जब कभी कोई विधायक व्यक्तिगत मतभेदों या राजनीतिक मतभेदों की वजह से अपने दल से इस्तीफा देता है और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है या नए दल का गठन करता है। बेटा ये दल बदल की एक साधारण शब्दों में परिभाषा भी कह सकते हो या इसका अर्थ भी कह सकते हो कि वह एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो लोगों द्वारा चुना हुआ है, वो किसी कारण, किसी मतभेद की वजह से या किसी राजनीतिक मतभेद की वजह से या किसी और वजह से अगर अपनी पार्टी से, अपने दल से सेटिस्फाई नहीं है तो वह यहाँ से रिजाइन देकर दूसरे दल में शामिल हो जाता है या किसी नए दल का गठन कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं? दल बदल। या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम कि कोई भी विधायक अपने दल की सदस्यता न छोड़ते हुए भी सदन में उसके विरोध मत डालता है, तब भी वह राजनीतिक दल बदल कहलाता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त चौहान समिति और अन्य व्यक्तियों ने भी दल बदल की परिभाषा ऐसे ही शब्दों में दी है। यानी कि बेटा दल बदल की परिभाषा हम अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। किसी एक पार्टी को छोड़कर किसी विवाद की वजह से या व्यक्तिगत मामलों की वजह से उस पद से वह त्यागपत्र देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है या किसी नई पार्टी का गठन कर लेता है, तो वह क्या है? दल बदल। उन सभी के विचारों के आधार पर दल बदल के निम्न लक्षण बताए जा सकते हैं। यानी कि बेटा जो दल बदल के लक्षण हैं वो क्या हैं? वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक विधायक या सांसद का अपने दल के चुनाव चिन्ह पर चुने जाने के बाद उसे छोड़ देना या निर्दलीय बन जाना या किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना। यानी कि कोई एमएलए या एमपी अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ता है और फिर उसे छोड़ देता है या फिर निर्दलीय बन जाता है या फिर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो वो दल बदल का प्रमुख क्या है? लक्षण है बेटा। दूसरा दल बदल का लक्षण क्या है बेटा? एक व्यक्ति का निर्दलीय रूप में चुना जाना और फिर किसी राजनीतिक दल में इन्वॉल्व हो जाना। यानी व्यक्ति इलेक्शन में तो क्या हो जाता है? खड़ा निर्दलीय रूप से कि वह किसी भी पार्टी का नहीं है, और निर्दलीय चुना जाने के बाद वो तुरंत किसी पॉलिटिकल पार्टी की शरण में आ जाता है। उस सिचुएशन को भी हम क्या कहेंगे? डिफेक्शन, दल बदल। तीसरी जो सिचुएशन है जिसको हम दल बदल कह सकते हैं, पद अथवा धन आदि के लोभ में आकर अपने दल के विरुद्ध विधानमंडल या संसद में मतदान करना। जब किसी एमपी या एमएलए को किसी पद का लोभ देकर, मंत्री पद का या किसी अन्य पद का, या पैसे देकर किसी भी
विधायक या एमपी को अपने दल के विरुद्ध विधानमंडल या संसद में मतदान करवाना क्या कहलाता है? दल बदल। यानी बेटा हमें साधारण शब्दों में समझना है दल बदल का मतलब क्या है, और दल बदल की ये हमने 3 संकेत दिए हैं। अगर ऐसी 3 सिचुएशन पैदा होती हैं जिनके बारे में हमने बताया तो वो क्या है? दल बदल का एक भाग है। अब बात आती है बेटा दल बदल के कारण, यानी कि दल बदल के मुख्य कारण क्या हैं जिसकी वजह से विधायक या सांसद ऐसा करते हैं। तो बेटा भारत की राजनीति में दल बदल के अनेक कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, और जो अनेक कारण हैं उनका हम विवरण इन तथ्यों के माध्यम से देने जा रहे हैं। सबसे पहला दल बदल का कारण है बेटा नंबर 1, मंत्रिपरिषद के लालच में विपक्षी दलों के असंतुष्ट सदस्य दल बदल कर सकते हैं। यानी कि किसी भी विरोधी दल के एमएलए या एमपी को मंत्री पद का लालच देकर वो क्या कर सकता है? दल बदल सकता है। दूसरा जो कारण है बेटा, केंद्र में सत्तारूढ़ रहते समय कांग्रेस ने राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने के लिए कई बार अन्य राजनीतिक दलों के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से दल बदल करवाया है। देखो बेटा कांग्रेस 2 पार्ट में बट गई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ई। यानी कि वैसे तो ये 2 पार्ट कौन से थे? कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर का समर्थन कौन कर रहा था? इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कांग्रेस ने भी क्या किया है? कई बार राजनीतिक दलों के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से दल बदल करवाया है। तीसरा जो कारण है बेटा, दल के प्रमुख नेताओं में व्यक्तिगत की टकराव होने से भी दल बदल हुए हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल के उदाहरण ऊपर दिए गए हैं। यानी कि अगर नेताओं में व्यक्तिगत टकराव उत्पन्न होता है, एक दूसरे के विचार टकराते हैं, तो भी नेता क्या कर देते हैं? दल बदल कर देते हैं। हमने यहाँ दल बदल में चंद्रशेखर और देवीलाल के उदाहरण दिए हैं। अगला जो रीजन है बेटा, भारत के अनेक राजनीतिक दलों के सिद्धांत, आदर्श और कार्यक्रम एक जैसे हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके प्रिंसिपल, जो आइडल्स या प्रोग्राम, एजेंडा जो भी हैं वो इक्वल हैं। भारत का विकास करना, शांति बनाए रखना, सभी को इक्वल समझना, कानून का पालन करना, तो उन्हें दल बदल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि सभी पार्टियों के एजेंडा एक जैसे होती हैं, मैनिफेस्टो एक जैसी होती हैं, तो उन्हें एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगला जो रीजन है बेटा वो क्या है? व्यक्तिगत लाभ या सत्ता की भूख भी दल बदल को बढ़ावा देती है। अगर पर्सनल किसी एमएलए एमपी को प्रॉफिट होता हो या सत्ता की भूख हो तो भी वह व्यक्ति समय की नजाकत को देखकर दल बदल कर सकता है। फरवरी 1980 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भज्जनलाल द्वारा सदल बल सामूहिक दल बदल करना और मई 1982 के चुनाव के बाद भज्जनलाल द्वारा कांग्रेस ई विधायकों की सदस्य संख्या 36 से 51 कर लेना इसका क्या है? उदाहरण है। यानी यह दल बदल का सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है। जब कोई मंत्री अपने पद से हटा दिया जाता है तब वह असंतुष्ट बनकर अपने ही दल को तोड़ने की कोशिश करता है और इस तरह दल बदल को बढ़ावा मिलता है। यानी कि अगर कोई भी मंत्री या विधायक या सांसद उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, जिस वो डिपार्टमेंट उनको दिया गया है, और वो डिपार्टमेंट से छीन लिया जाता है, तब वह उससे नाराज होकर उस दल को तोड़ने की कोशिश करते हैं या अपना समर्थन दूसरी पार्टी को भी देते हैं। इसकी वजह से भी बेटा दल बदल की भावना दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो हमने बेटा दल बदल के 6 रीजन बताए
कि किस तरह एमएलए और एमपी दल बदल करते हैं। फिर बात आती है बेटा दल बदल के दुष्परिणाम। दल बदल के जो बुरे परिणाम निकलते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो दल बदल ने भारत की दलीय व्यवस्था पर अपना कुप्रभाव डालने के साथ साथ देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी ग्रहण लगा दिया है। उसके भीषण दुष्परिणाम निम्न रूप से सामने आए हैं। यानी बेटा दल बदल का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम आया है वो क्या आया है कि राज्यों तथा केंद्र की सरकारों राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बन गई। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्थिर नहीं रह सकती। क्या पता कोई व्यक्ति कब दल बदल ले और किस पार्टी का समर्थन किस राजनीतिक दल को मिल जाए। तो इससे सरकार में अस्थिरता की भावना उत्पन्न होती है बेटा। जो सरकार हम 5 साल के लिए चुनते हैं, दल बदल की वजह से वो सरकार 5 साल तक अपने समय में टिक नहीं पाती और दल बदल की वजह से 5 साल पहले ही वो सरकार गिर जाती है। दूसरा जो दुष्परिणाम है बेटा वो क्या बताया कि दल बदलुओं को खरीदने का क्रम शुरू होने से राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर पैसों के लोभ की वजह से लोग दल बदल करते हैं तो इससे राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार की भावना को बढ़ावा मिलता है। यानी कि कोई भी अपने आदर्शों पर खरा नहीं है, लोभ के लिए कोई भी व्यक्ति एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो यह भी दल बदल का दूसरा घातक परिणाम है। फिर बात आती है बेटा भारी भरकम मंत्रिमंडल बनने के कारण उसका कुप्रभाव शासन पर पड़ने लगता है। यानी कि हर व्यक्ति को मंत्री बनाने का लोभ दिया जाता है और मंत्रिमंडल का इतना विस्तार हो जाता है कि प्रशासन पर उसके कुप्रभाव पड़ने लग जाते हैं। यह भी दल बदल का दुष्परिणाम है बेटा। अगला जो इसका दुष्परिणाम है वो ये है राजनीतिक दलों में अवसरवादी राजनीति ने विघटन पैदा किया। क्योंकि बेटा दल बदल से अवसरवादी राजनीति पैदा होती है। इंसान मौका देखकर अवसर देखकर एमएलए एमपी पार्टियों को छोड़ते हैं, पार्टियों में शामिल होते हैं और छोटे छोटे दल बनने लगे। अगर कोई एमएलए एमपी अपनी पार्टी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अलग से दल बनाने की कोशिश करता है। इसलिए राजनीतिक दलों का भी विघटन होता है और वो छोटे छोटे दलों में उत्पन्न हो जाता है। अगला जो दुष्परिणाम है बेटा राजनीतिक दलों में अनुत्तरदायित्व की भावना बढ़ने लगी। क्योंकि बेटा राजनीतिक दलों में पहले उत्तरदायित्व की भावना थी। जो लोग इस पार्टी से जुड़े हुए थे उनके सिद्धांत थे, आदर्श थे जिनके आधार पर पार्टी चलती थी। लेकिन दल बदल की वजह से पार्टी में उत्तरदायित्व की भावना खत्म होने लगी। क्योंकि जो लोग पार्टी के प्रति उत्तरदायी थे वह अवसर देखकर समय देखकर किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति पर इसके उत्तरदायित्व की भावना नहीं है। धीरे धीरे हर पॉलिटिकल पार्टी का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कम होता जा रहा है। अगला जो दुष्परिणाम है बेटा वो ये है कि जनता का राजनीतिक दल और उसके नेताओं पर से विश्वास उठ गया। अब जनता को समझ में आ गया कि ये राजनीतिक दल मौके का फायदा उठाते हैं, नेताओं से विश्वास उठ गया है। जब नेता लोग खड़े होते हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह से वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीत जाने के बाद वो किसी पार्टी में चले जाते हैं। यानी कि लोगों का अब नेताओं से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। इलेक्शन किसी पार्टी से लड़ते हैं और जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो किसी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं है कि वो किस पार्टी में कब तक रहेगा। वो अवसर देखकर पार्टी छोड़ जाता है। इसलिए लोगों का अब राजनीतिक दलों से क्या हो गया, विश्वास समाप्त हो गया। अगला जो दुष्परिणाम है बेटा वो क्या है, दल बदल की अवसरवादी और नैतिकता विहीन राजनीति ने देश के सार्वजनिक जीवन में आपराधिक तत्वों का प्रवेश कर दिया।
ये बेटा दल बदल की वजह से ही देश की राजनीति भ्रष्ट हो रही है और अपराधी तत्वों को बोलबाला है। अपराधी जो व्यक्ति हैं वो किसी भी दल में शामिल हो जाते हैं। कई बार वो निर्दलीय के रूप में खड़े हो जाते हैं, पैसे के आधार पर इलेक्शन जीत लेते हैं और फिर किसी दल में शामिल हो जाते हैं। यानी कि दल बदल की वजह से जो अपराधी या आपराधिक तत्व हैं उनका प्रवेश भी राजनीति में हो गया है। अगला जो दुष्परिणाम है बेटा वो क्या है कि राजनीतिक दल बदल से राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है। राष्ट्रीय हित बेटा कि आर्थिक विकास, समानता, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, संविधान के नियमों का पालन, शांति, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचना, इनकी भी अब क्या होने लगी है, अवहेलना होने लगी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना लाभ देखता है, देश की हित की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी बस ये देखती है कि उसकी पार्टी को कितना लाभ प्राप्त हुआ। अगला जो दुष्परिणाम है बेटा वो क्या है, प्रशासन तंत्र शिथिल हो जाता है। और अगला और लास्ट जो दुष्परिणाम है, विधानमंडल और विधायकों या सांसदों की प्रतिष्ठा गिर जाती है। क्योंकि बेटा जो एमएलए एमपी किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहकर उसके नाम पर चुनाव लड़ते हैं और इलेक्शन जीत जाने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वर्तमान समय में जो भी एमएलए या एमपी है उनकी अपनी कोई रेपुटेशन नहीं है। इस मामले में बेटा एमएलए एमपी सत्ता के लोभ की वजह से या मंत्री के लोभ की वजह से या पैसों के लोभ की वजह से तुरंत अपने पार्टी से दूर हो जाते हैं अगर उनको पर्सनल फायदा मिलता है। तो इसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा क्या है बेटा, पूरी तरह से समाप्त हो गई है। दल बदल के दुष्परिणाम के बाद अब हम आपको बताएंगे बेटा कि दल बदल विरोधी कानून के दोष या त्रुटियां, कमियां कौन कौन सी हैं। तो बेटा दल बदल विरोधी कानून का यद्यपि चारों ओर स्वागत किया गया था, लेकिन वह दल बदल रोक पाने में सफल नहीं सिद्ध हो सका। इस कानून में निम्न दोष या कमियां विद्यमान है। यानी कि बेटा जो सुप्रीम कोर्ट ने दल विरोधी कानून जो पर निर्णय लिया था वो पूरी तरह से भारत में सफल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था जिसकी वजह से, जिसके आधार पर दल बदल को रोका जा सके, लेकिन वह पूरी तरह से कायम नहीं हो सका। उसकी जो कमियां हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की दल बदल विरोधी कानून के बारे में, वो कमियां बेटा इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले 1/3 निर्वाचित सदस्यों के अपने दल छोड़ने की घटना को दल बदल न मानकर दल का विभाजन मानने से दल बदल रोका नहीं जा सकता। यानी कि 1/3 निर्वाचित सदस्य अगर छोड़ते हैं तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। 1985 से लेकर अब तक इसी कानून कमजोरी का लाभ उठाकर दल बदल कराया जाता रहा और 10वीं लोकसभा में कांग्रेस ई ने इसी का सहारा लेकर अपना बहुमत सिद्ध कर दिया था। यानी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 1/3 सदस्य अगर अपने दल को छोड़ते हैं तो वो दल विभाजन नहीं माना जाएगा, तो उसको दल बदल रोका नहीं जा सकता। यानी कि यह केस कमजोर साबित हुआ, यह इसकी मेन कमी थी। दल बदल विरोधी कानून की जो मेन कमी थी वो यही थी। अगली जो कमी है बेटा, भारत में बहुदलीय प्रणाली होने से कई बार विधानमंडल या संसद में एक राजनीतिक दल के चुने हुए सदस्यों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। क्योंकि बेटा भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, कई बार ऐसा होता है कि सभी राजनीतिक दलों को कुछ सीट मिलती हैं, इसलिए 1/3 का दुरुपयोग करके सरलता से दल बदल कराया जा सकता है। मई 1991 के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा विधानसभा के सदस्य भाजपा के 2 सदस्य चुने गए। 1/3 की व्यवस्था का सहारा लेकर एक सदस्य ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ई की सदस्यता ले ली।
इसे दल का विभाजन कहा गया, दल बदल नहीं। यानी कि इसे दल का विभाजन कहते हैं, इसको हम फिर डिफेक्शन नहीं कह सकते। फिर दल बदल संबंधी मामलों के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति पीठासीन अधिकारियों को देने और उसके लिए कोई समय सीमा तय न करने का दुरुपयोग पीठासीन अधिकारियों द्वारा सत्तारूढ़ दल के पक्ष में किया जाता है। यह भी इसकी क्या है बेटा, दल बदल विरोधी कानून की मेन कमी है। फिर बेटा दल बदल विरोधी कानून की जो अगली कमी है, अगला जो दोष है वो क्या है, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायतें अथवा पंचायत समिति के सदस्यों के दल बदल मामलों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति का कोई विवरण इस कानून में नहीं दिया गया है। यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इनके संबंध में कोई स्पष्ट कानून या कानून का विवरण दिया नहीं गया। यानी कोई इसको डिफाइन ही नहीं किया गया कि इसको किसके आधार पर दल बदल माना जाएगा। अगली जो मेन कमी है बेटा वो क्या है, इस कानून के दायरे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आते हैं। मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों को 6 मास के अंदर किसी भी दल में शामिल होने की छूट प्राप्त है, जो कि गलत है। यानी कि इस दायरे में केवल वो व्यक्ति आए बेटा जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, जो नॉमिनेट किए गए हैं या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। वो 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की छूट प्राप्त है। ये क्या बताया गया है, जो गलत है। अगली दल बदल विरोधी जो कानून है बेटा, उसकी जो कमी है वो क्या है, अगर किसी निर्वाचित सदस्य को उसके संबंधित राजनीतिक दल अपने दल की सदस्यता से निष्कासित करता है, तब दल बदल विरोधी कानून उस पर लागू नहीं होता। यह ठीक नहीं है। इसको फिर से समझिए, अगर किसी निर्वाचित सदस्य को, कोई सदस्य निर्वाचित है और उसका जो राजनीतिक दल है उसको अपने दल से निष्कासित कर देता है, तो दल बदल विरोधी कानून उस पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो यह भी क्या है, मेन कमी है। अगली जो दल बदल विरोधी कानून की बुराई है या त्रुटि है वो क्या है, दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति पीठासीन अधिकारियों को देने और उसे न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन 12 नवंबर 1991 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि इस कानून में खामियां मौजूद रही हैं। और सबसे लास्ट और सबसे बड़ी और जो कमी बताई गई है वो क्या है, यह भी कहा गया है कि इस कानून को पारित कराते समय कांग्रेस में राजीव गांधी के नेतृत्व को सुरक्षित बनाना था, जिससे कोई भी सदस्य उसे चुनौती ना दे सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दल बदल के विरुद्ध जो निर्णय लिया था वो किसको ध्यान में रखते हुए इस कानून को पारित कराते समय जो मेन व्यक्ति था उसका समर्थन किया गया, राजीव गांधी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ताकि कोई भी सदस्य उसे क्या ना दे सके, चुनौती न दे सके।